हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। जैसा मैंने बताया था कल कि हम जो थॉमसन का और नोटेस्टीन का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है उसको कवर करेंगे। उसमें देखेंगे किस तरह से इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं और 5वां स्टेजेस जो बताया है कोलिन क्लार्क ने उसको भी देखेंगे इसी में। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थॉमसन 1929 में तथा नोटेस्टीन 1945 में पूछा जाएगा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था थॉमसन के द्वारा 1929 में पहली बार पूछा जाए। अगर पूछा जाए दूसरी बार किसने दिया था या इसमें सुधार किसने किया था, तो फ्रेंड्स नोटेस्टीन ने किया था 1945 में। ये याद रखना है, 1929 और 1945। इसमें क्या बताने का प्रयास किया था फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था, स्टेजेस बताई थी, आपको ये दिख रहा होगा चार्ट, मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है। इसमें बताया था उच्च स्थायी अवस्था, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, उत्तर वर्धमान अवस्था, निम्न स्थायी अवस्था। इनका कहने का अर्थ ये था फ्रेंड्स कि जो 4 स्टेजेस हैं, तो किस तरह से जनसंख्या में कमी हुई, फिर बढ़ोतरी हुई, फिर बढ़ोतरी हुई, फिर किस प्रकार से कमी आती हुई यानी डिक्रीज होती चली गई थी पॉपुलेशन, उसके बारे में बताने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1901 और 1921 के बीच की बात करें फ्रेंड्स, तो क्या हुआ था, जनसंख्या भी समान थी यानी इसके पैरेलल चल रही थी, यानी जन्म दर भी और मृत्यु दर भी फ्रेंड्स इसके साथ साथ हो रही थी। यानी अगर 4 बच्चों का जन्म हो रहा था इस समय पे, तो फ्रेंड्स 4 बच्चों की ही लगभग मृत्यु हो रही थी, यार 4 का ही जन्म हो रहा था तो 4 की ही मृत्यु हो रही थी। कहने का मतलब ये है, इस समय जो जनसंख्या थी ना तो घट रही थी ना बढ़ रही थी, इतना और हुआ था फ्रेंड्स 0.03% डिक्रीजिंग माइनस में और पहुंच गई थी जनसंख्या इस समय पे। 1911 और 1921 के बीच में पूछा भी गया है ये कि डिक्रीज कब से कब तक हुई थी पॉपुलेशन। तो 1911 से लेकर 1921 के बीच में 0.031% ये फ्रेंड्स माइनस में गई थी, इतनी जनसंख्या। आगे देखिए, दूसरी अवस्था में उन्होंने बताया था 1921 से 1951 के बीच में फ्रेंड्स प्रारंभिक यानी जो पहली अवस्था थी उसके बारे में बताया। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो मृत्यु दर थी फ्रेंड्स वो डिक्लाइन हो गई यानी कम होने लगी, लेकिन जनसंख्या जो वृद्धि दर थी वो लगभग समान थी। कहने का मतलब ये है, जो मृत्यु दर थी दूसरी स्टेज में आकर के घटने लगी थी, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि थी वो लगातार बढ़ती रही। फिर तीसरे स्टेज में यानी 1991 से लेकर 1991 के बीच 1990 और 1991 के बीच में क्या हुआ फ्रेंड्स, और जो है ज़्यादा मृत्यु दर घट गई, लेकिन जनसंख्या भी साथ साथ क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी यानी कम होने लगी। अंतिम स्टेज में क्या हुआ फ्रेंड्स, चौथे स्टेज में क्या हुआ, इसमें जो हुआ था मृत्यु दर भी समान हो गई और जन्म दर भी लगभग समान हो गई। लेकिन ये जो अवस्था है फ्रेंड्स, ये डेवलप्ड कंट्री जो हैं, जो विकसित देश हैं उनकी है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, सारा लिखा हुआ है कौन से देश किस में आते हैं। तो देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉमसन ने 1929 में तथा नोटेस्टीन ने 1945 में किया था। इन्होंने यह सिद्धांत यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अध्ययन के आधार पर दिया था। पूछा जाएगा जो इनकी जो स्टडी क्षेत्र था या इनका जो सिद्धांत है कहाँ पर बेस है फ्रेंड्स, तो यूरोप महाद्वीप पर और उत्तरी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अध्ययन पर बेस है। आज विश्व के अलग अलग देश जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। आप देखेंगे इंडिया अलग स्टेज में है, चाइना अलग है और अमेरिका अलग है, यूरोप, यानी कि जितने भी देश हैं वो अपने अपने अलग अलग स्टेज में यानी अवस्था में पाए जाते हैं। जैविक दृष्टि से सभी मानव एक समान, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के अलग अलग प्रदेश के मानव एक दूसरे से भिन्न है। अगर हम जैविक रूप से देखें फ्रेंड्स तो एक समान है, यानी हम उनको अगर जैविक रूप से देखें तो एक समान है, लेकिन कल्चरल से अगर देखें तो वो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग
दूसरे से क्या है फ्रेंड्स, भिन्न है। आपको भी पता है फ्रेंड्स, अगर नॉर्थ इंडिया का कल्चर देखें तो वो अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर देखें तो वह अलग है। तो ऐसे ही अगर पूरे विश्व में देखे जाएँ तो जैविक रूप से अगर हम अपने आप को देखें तो लगभग ऐसे लगते हैं इंसान की एक जो मानव है वो जो है एक समान है जैविक दृष्टि से, लेकिन कल्चर से देखा जाए तो अलग अलग है, क्योंकि हर एक देश का, हर एक स्टेट का अलग कल्चर होता है। मनुष्य की यही सांस्कृतिक विभिन्नता अलग अलग जनन क्षमता को विकसित करती है। फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी लिखी हुई है, इससे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि अलग अलग जैविक दृष्टि से सही मानव एक समान होते हैं, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के अलग अलग प्रदेश के मानव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसको उल्टा कर सकता है, उल्टा करके सीधा कर सकता है। तो याद रखना है कि जैविक दृष्टि से एक होते हैं, लेकिन कल्चरल अगर हिसाब से देखें तो अलग अलग होते हैं। फ्रेंड्स, आइए और देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं उच्च स्थायी अवस्था। एक मिनट फ्रेंड्स, उच्च स्थायी अवस्था में देखें तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था को उच्च स्थायी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों अधिक थी। मैंने बताया था कि जन्म दर भी अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक थी, लेकिन यह पारंपरिक समाज की व्यवस्था, पारंपरिक का मतलब फ्रेंड जो ट्रेडिशनल परंपरागत पहले से ही चली आ रही है। इसमें क्या होता था, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन था, कृषि थी, चरम पर होती थी, समाज में अंधविश्वास था, यानी अंधविश्वासी लोग हुआ करते थे। कहने का मतलब है अंधविश्वास था, धार्मिक कट्टरता थी, सर्वाधिक होती थी, शिक्षा, साक्षरता और जागरूकता का अभाव पाया जाता है, जिस कारण जन्म दर जो है सर्वाधिक थी। यानी साक्षरता थी नहीं, शिक्षा भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, उसका एकदम अभाव था, कमी पाई जाती थी। तो क्या होता था, जो साक्षरता दर है बहुत कम थी, जिस कारण जन्म दर सर्वाधिक थी। इस अवस्था में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का नितान अभाव होता है, इसलिए मृत्यु दर भी सर्वाधिक होता है। यानी कि इसमें जो है सुख सुविधाएँ यानी हेल्थ जो फैसिलिटी थी वो नहीं थी, जिसके कारण क्या होती, बहुत ज़्यादा मृत्यु भी लगातार होती थी। इस समय जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों समानांतर थे, दोनों के क्या थे फ्रेंड्स, पैरेलल थे दोनों। इस अवस्था में जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। मैंने बताया था बहुत धीमी गति से क्या हुई थी, वृद्धि होती है। प्रारंभिक वर्धमान अवस्था यानी शुरुआत की अवस्था कैसी होती है, यह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का द्वितीय अवस्था है। इस अवस्था में सफाई संबंधी सुविधाओं में विकास होता है। यानी प्रारंभिक जो चरण होता है, इसमें जो सफाई है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रत्येक गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिकित्सकीय सुविधाओं का प्रसार धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि मृत्यु दर में क्या होने लगती है फ्रेंड्स, कमी आने लगती है, यानी डिक्रीज होने लगती है मृत्यु दर। इस अवस्था में शिक्षा, साक्षरता तथा जागरूकता में कोई विशेष सुधार नहीं होता है। समाज में अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरतापन बना रहता है, जिससे जन्म दर बना रहता है। जन्म दर में अधिकता तथा मृत्यु दर में कमी के कारण द्वितीय अवस्था के अंतिम अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। 1921 आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, 1921 से लेकर 1981 तक भारत इसी अवस्था में था। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 1961 से लेकर 1971 के बीच सबसे ज़्यादा हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा 1961 से लेकर 1971 के बीच में सबसे ज़्यादा हुई। उसके बाद 1971 से 81 की भी थोड़ा कम हुई, 1981 से लेकर 1991 में और कम हुई, और फ्रेंड्स फिर धीरे धीरे 2011 तक 17.7 समथिंग रह गई। अगर बात करें 1961 और 1971 के बीच में 24.88 यानी कि इसके बीच हुई। फिर 1971 से 1981 के बीच में फ्रेंड्स 24.66 रह गई। फिर 81 से 91 के बीच फ्रेंड्स 23.8 रह गई। 91 से और यानी 1991 मैं लिख दूँ यहाँ पे, सब नहीं लिख पाया हूँ मैं। 1991 से लेके 2001 के बीच देखें फ्रेंड्स तो 21.5% रह गई थी। वहीं अगर 2001 से लेकर अगर 2011 की बात करें फ्रेंड्स तो 17.5 समथिंग रह गई। यानी कि कहने का मतलब ये है 1971 के बाद में जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो डिक्रीज होने लगी, यानी कम होने लगी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और है।
मैंने सोचा सारी अवस्थाएं हैं इसमें इस हिसाब से बनाई जाएं जो कि जो असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस हों वो सही हो जाएं। उत्तर वर्तमान अवस्था, इस अवस्था में समाज में शिक्षा का प्रचार होने लगता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, उत्तर वर्तमान अवस्था में फ्रेंड्स मतलब तीव्र आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास होने लगता है, जिससे साक्षरता और जागरूकता में वृद्धि होने लगती है। पत्नी के अभाव में मनोरंजन का विकास होने लगता है। मनुष्य अपने रहन सहन के स्तर में गिरावट नहीं चाहता है, इसलिए जन्म दर कम होने लगती है। यानी जो रहन सहन है उसके स्तर में गिरावट नहीं चाहता है, सोचता है इसमें गिरावट आएगी तो जो सुख सुविधाएं हैं कम होने लगेंगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। साथ ही समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी जारी रहती है। इस अवस्था के अंतिम समय में मृत्यु दर न्यूनतम हो जाती है। इस अवस्था के समय में जो मृत्यु दर है फ्रेंड्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि में तेज़ी से गिरावट देखी जाती है। इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर की रेखाएं नीचे की ओर क्या होने लगती हैं, झुकी हुई प्राप्त होती हैं। फिर आता है फ्रेंड्स निम्न स्थायी अवस्था। इस अवस्था में आकर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्नतर स्तर पर आ जाते हैं। इस समय जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है। यह विकसित देशों की विशेषता है। निम्न का मतलब बहुत कम प्रजनन दर होता है फ्रेंड्स। कुछ देश तो ऐसे हैं, अगर आप 10 बच्चे यानी 10 बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें आपको अवार्ड दिया जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे भी देश हैं यूरोप महाद्वीप के अंदर, ऐसी भी कंट्रीज हैं जिसमें अगर 10 बच्चे अगर पैदा करे जाएंगे तो उसको अवार्ड दिया जाएगा, यानी प्रोत्साहन दिया जाएगा उसे बच्चे के लिए। क्योंकि वहाँ की अगर प्रजनन दर देखेंगे फ्रेंड्स तो जन्म दर से ज़्यादा वहाँ की मृत्यु दर है। थॉमसन तथा नोटेस्टी ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया था। सेक्स में इस 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, यानी सेक्स के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये पूछा गया है कि थॉमसन नोटेस्टी ने कितनी अवस्थाएं बताई, 4, जैसा मैंने बताया था आपको अभी। उच्च स्थायी अवस्था, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, उत्तर वर्धमान अवस्था और निम्न स्थायी अवस्था। और जो 5वीं है फ्रेंड्स, ये कोलिन क्लार्क ने इसे 5 अवस्थाओं में विभाजित किया। क्लार्क के अनुसार 5वीं अवस्था ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है। पूछा जा सकता है जो कोलिन क्लार्क के अनुसार जो 5वीं अवस्था है वो कैसी अवस्था है, ऋणात्मक, सकारात्मक या कैसी भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये ऋणात्मक अवस्था है। इसके अंदर फ्रेंड्स जो उदाहरण के अगर देश देखे जाएँ, कंट्री पूछी जाएँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती हैं फ्रेंड्स, तो उसको देख लेते हैं। पूछा जा सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोड बना करके। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो मतलब नेगेटिव में जा रही है, माइनस में जा रही है वृद्धि वहाँ पर, तो फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, आइसलैंड है, जापान है। तो कुछ ऐसे देश हैं जो कि 5वीं अवस्था में यानी 5 स्टेज में पहुँच चुके हैं। तो ये कोड के माध्यम से पूछा जा सकता है कि कोलिन क्लार्क के अनुसार 5वीं अवस्था में कौन कौन से देश पहुंच चुके हैं। तो फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, आइसलैंड है, जापान है। इन 5 में से अगर पूछना होगा तो कोई और देश दे दिया जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन को अगर वो बनाएंगे तब। फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि कौन से देश में वृद्ध आयु वर्ग के लोगों की संख्या सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा जो वृद्ध लोग हैं वो किस देश में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो जापान में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कमेंट करके ये आपको वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।